आर्टिफिशियल किडनी का एक डायग्राम दिखा दूं आपको। आर्टिफिशियल किडनी का डायग्राम दिखा दूं, वहीं से आप समझाना एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इस प्रोसेस को बेटा हीमोडायलिसिस कहते हैं ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। और इसमें हमें आर्टिफिशियल किडनी का मतलब होता है हमारा ब्लड को प्योरीफाई कर दिया जाता है। इसकी इमेज देख लूँ, कोई अच्छी सी इमेज मिल जाए तो। ये वाली इमेज देख लो बेटा आप। ये इमेज है थोड़ी ठीक ठाक। एक मिनट रुकना। हम्म, देखो बेटा, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ठीक है। इसी में देख लो आप क्या हुआ। यहाँ पे डायलाइजिंग सॉल्यूशन एक भर दिया जाता है, ठीक है। डायलाइजिंग सॉल्यूशन भर दिया जाता है। और यहाँ से इसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू, ये आर्टरी है इसकी। आपको पता है रीनल आर्टरी क्या काम करती है। रीनल आर्टरी हमारी बॉडी के अंदर, किडनी के अंदर आर्टरी का क्या काम होता है। रीनल आर्टरी का काम होता है कि वो हमारी किडनी के अंदर ब्लड को वापस लेके आती है ना। वेन्स के थ्रू डर्टी ब्लड जाता है। तो ये तो आपको पता है कि रीनल वेन के थ्रू जाता है ना। और उसके बाद वापस किसके थ्रू आता है बेटा, आर्टरी के थ्रू वापस आ जाता है। तो यहाँ पर वही कंडीशन है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा रीनल आर्टरी के थ्रू जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू जाएगा यहाँ से। ये रीनल आर्टरी ब्लड को लेके गई, है ना। रीनल आर्टरी ब्लड को लेके गई बेटा, पंप लगा हुआ है यहाँ पर, पंप से प्रेशराइज कर दिया उसको थोड़ा सा और यहाँ पर एक पूरा सेटअप है। ये पूरा सेटअप है। डायलाइजिंग मशीन लगी हुई है पूरी की पूरी। इस डायलाइजिंग मशीन में सॉल्यूशन भरा हुआ होता है बेटा। डायलिसिस सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। वो डायलिसिस सॉल्यूशन में बेसिकली आपके मतलब मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाते हैं। उस डायलिसिस सॉल्यूशन में प्योरीफाई हो जाता है हमारा ब्लड। ये हमारा जो डायलिसिंग सॉल्यूशन है, इसमें जरूरी इंपॉर्टेंट जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और वो सारी चीजें होती हैं। जैसे कुछ न्यूट्रिएंट जरूरी हैं, कुछ आपके सोडियम जरूरी है, कैल्शियम जरूरी है। सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ये आयंस के साथ साथ वाटर भर दिया जाता है, प्लस वाटर भर दिया जाता है। तो इस तरीके से डायलिसिंग सॉल्यूशन पूरा का पूरा तैयार होता है, ठीक है। इसमें डायलिसिंग सॉल्यूशन में ये सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है। ये पाइप्स जो लगे हैं, एक तरीके से पाइप्स नहीं है ये ट्यूब्स हैं। ट्यूब्स हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपको पता है क्या काम करती है कि भाई वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अब ये ब्लड देखो, ऊपर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ये ब्लड है आपका विदाउट वेस्ट, वो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ में। तो ये जो भी आपका यूरिया, यूरिक एसिड है, वो सारा का सारा इस डायलिसिस में आ जाता है, डायलिसिस सोल्यूशन में आ जाता है, और ब्लड जो हो जाता है वो प्योरीफाई हो जाता है,
ठीक है, ये वेस्ट प्रोडक्ट पास हो जाते हैं उस मेम्ब्रेन के थ्रू। तो यहाँ से ये पास किया जाता है डायलाइजिंग सोल्यूशन में, वो वेस्ट प्रोडक्ट भरे जा रहे हैं, एक तरफ से क्लीन वाला डायलाइजिंग सोल्यूशन भेजा जा रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन, ये यहाँ से भेजा जा रहा है। और दूसरी साइड से बेटा, दूसरी साइड से डर्टी डायलाइजिंग सोल्यूशन को वापस मंगा लिया जा रहा है, मतलब वापस आ रहा है, जो डर्टी सोल्यूशन है वो आपका वापस आ जा रहा है। इस तरीके से डायलिसिस का पूरा प्रोसेस होता है। इसमें देखो, इसमें आपका प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर पंप भी लगा हुआ होता है इसके साथ में। यहाँ पर ये पंप तो उसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ब्लड के, लेकिन वैसे एक पंप और लगा होता है एयर के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, और अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी यहाँ पर एक आपकी, हम कह सकते हैं, टेम्परेचर बाथ लगा हुआ होता है, जो उस सॉल्यूशन को, जो सॉल्यूशन उसमें जा रहा होता है, फ्रेश सॉल्यूशन भेजा जाता है ना जब, तो यहाँ पर बीच में लगा दिया जाता है उस बात को। वो क्या काम करता है, उस वो बात एक तरीके से, ये सॉल्यूशन देखो ऐसे नहीं जाता है, मैं आपको एक छोटा सा और डायग्राम बना के दिखा दूंगा, इसमें दिखा दिया इस तरीके से जा रहा है। ये सॉल्यूशन बेटा कैसे जाता है, जैसे ये मान लो डायलिसिस सॉल्यूशन इसमें भरा हुआ है, इसमें आपने डायलिसिस सॉल्यूशन भर लिया है, ठीक है, इसको ऊपर भेज रहे हो, इसको ऊपर भेज रहे हो, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, पहले ये इधर जाएगा, ऐसे करके एक कंटेनर और होता है, उसमें टेम्परेचर मेंटेन होता है इसका, और फिर वहां से, वहाँ यहाँ से पाइप निकल के वो ऊपर जाता है। इस तरीके से इसका टेम्परेचर भी मेंटेन होता रहता है, डायलिसिस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर उसको चाहिए, ठीक है। हमारी किडनी का, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसके अराउंड इसका टेम्परेचर रख दिया जाता है, जिससे कि इसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिल जाए पूरा प्रॉपर। और डायलिसिस सॉल्यूशन जब ऊपर पहुंचता है तो एक तरफ से फ्रेश पहुंचता रहता है उस चैम्बर में, और दूसरी साइड से जो वेस्ट होती है डायलिसिस सॉल्यूशन की वो निकलती रहती है, वेस्ट वाला निकलता रहता है। और यहाँ पर ब्लड आता है, तो ब्लड इस तरीके से बहुत सारी ट्यूब्स में, सेमी परमेनेंट ट्यूब्स में घूमता रहता है, जिससे वो अपनी कंडीशन करता है, मतलब क्लीनिंग करता है। देखो ये प्रोसेस भले ही कितना भी वो क्यों ना हो, कि मतलब इस प्रोसेस के थ्रू किडनी से ब्लड साफ फिल्टर हो रहा है, लेकिन नेचुरल प्रोसेस बेटा नेचुरली होता है ना। तो ये कुछ समय तक, कुछ हद तक इंसान को जिंदा रख सकती है डायलिसिस, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं रख सकती। डायलिसिस इज अ प्रोसेस of separating small molecules from large ones using a semi-permeable membrane, and an artificial kidney machine works the principle of dialysis। मतलब डायलिसिस है क्या, तो डायलिसिस है कि हम छोटे पार्टिकल्स को रिमूव कर दें, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दें, लार्ज वन मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल से। और ये प्रोसेस, जो आर्टिफिशियल किडनी की मशीन है, वो इसी डायलिसिस पे काम करती है। और इस प्रोसेस को फिर हम, जब हमारा ब्लड फिल्टर होता है तो उसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस, ठीक है, हीमोडायलिसिस इसको ये बोला जाता है, हीमोडायलिसिस ये इसको बोला जाता है, ठीक है। एक चीज और बेटा, हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी इज पंप्ड इनटू डायलिसिस मशीन। जब ब्लड को आर्टरी से पंप किया जाता है बेटा डायलिसिस मशीन में, तो उसको लगभग लगभग 0 डिग्री के आसपास कूल कर लिया जाता है, ठीक है। और कूल इसलिए कर लिया जाता है 0 डिग्री के आसपास, क्योंकि उसका टेम्परेचर बेसिकली, ब्लड का टेम्परेचर, ब्लड बाहर की साइड आ रहा है, उसमें उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है बाहर। अब जब अंदर जाएगा बॉडी के अंदर तो वो हो ही जाएगा। तो वहां पर ट्यूब्स मशीन के थ्रू एक, वहां पर एंटी कोगुलेंट मिला दिया जाता है उसमें ब्लड में, हिपेरिन नाम का, ठीक है, एंटी कोगुलेंट मिला दिया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस करने का लॉजिक ये है कि थोड़ा सा ब्लड जो हो जाए वो स्लो उसमें ट्यूब्स में फ्लो हो, ठीक है। भले ही एंटी कोगुलेंट मिलाते हैं हिपेरिन, लेकिन वो फ्लो जो हो उसका, वो ट्यूब्स में स्लो स्लो फ्लो हो, हल्के हल्के फ्लो होता चला जाए, जिससे कि सारा का सारा डिपॉजिट्स जितने भी हैं, यूरिक एसिड, यूरिया और बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी उसमें पास हो जाए, एपरेटस से उसमें आ जाए, और हमारी बॉडी के में प्रोबायोटिक पहुंच जाए, ठीक है, ये समझ लो। और इसके साथ साथ एंटी कोगुलेंट भी पहुंच जाए, हेपेरिन, बीच में कहीं कुछ ऐसा ना हो कि ब्लड के क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाए। जब बॉडी से ब्लड बाहर आ जाता है तो उसमें हेपेरिन जो होता है वो एक तरीके से, मतलब बाहर जब आता है, बाहर के एनवायरनमेंट में आता है, बाहर के एनवायरनमेंट में आएगा, अलग एटमॉस्फेयर में जाएगा, थोड़ा सा डायलिसिंग सोल्यूशन की उसमें जाएगा, तो उसमें हेपेरिन की नीड पड़ जाती है, जिससे कि ब्लड हमारा
कैसा रहे, मतलब थिक ना रहे, थिन रहे, मतलब पतला पतला रहे ब्लड। और इसकी वजह से उसको नीड पड़ती है में डायलिसिस सोल्यूशन, उसकी टेम्परेचर को कम करने की। और एंटी कोगुलेंट भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो ये है। और बॉडी में अगर कोई चीज़ की कमी होती है ना, किसी मिनरल्स वगैरह की, तो वो मिनरल्स वगैरह की कमी बेटा डायलिसिस सोल्यूशन में भर ही जाती है। मतलब उसमें सोल्यूशन में आपके अकॉर्डिंगली डायलिसिस सोल्यूशन अगर प्रिपेयर किया गया है, उसकी कॉस्ट लेकिन बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। इस तरीके से डायलिसिस पूरा प्रोसीजर हो जाता है डायलिसिस। बताओ बेटा, इसमें कोई ऐसी खास दिक्कत तो आएगी नहीं, बोलो। कुछ नो पूछना है सर। इसमें? नो सर। बोलो बेटा अमनिक। नो सर। चलो अब मुझे थोड़ा सा आप रिवाइज कर लो एक बार, फिर मैं क्वेश्चन आंसर पूछ रहा हूँ, वो रिवीजन बेस्ड ही होंगे क्वेश्चन आंसर सारे के सारे। ठीक है ना? क्वेश्चन आंसर रिमूव वो होंगे आपके इसी से, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर में ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड पूछूंगा। एक बार आप रिवाइज कर दो, मैं वन बाय वन माइक ओपन करूंगा, उसके बाद आप लोगों से पूछना स्टार्ट करूंगा, या फिर हैंड रेज कर देना, है ना, जिसको भी आता हूँ। चलो बताओ बेटा, पहला क्वेश्चन है। अच्छा एक मिनट बेटा, एक चीज तो रह ही गई, भूल गए। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स तो रह ही गया बेटा, है ना? एक्सक्रीशन इन प्लांट्स रह गया, है ना? तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में मैं आपको बता दूं एक्सक्रीटरी किसका होता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, 5 मिनट का। एक्सक्रीशन इन प्लांट में तीन चार चीजें होती हैं। देखो एक्सक्रीशन उनका बहुत अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, उनकी जो प्लांट्स के एक्सक्रीशन होता है वो किस किस फॉर्म में होता है। प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं, उनके पास कोई स्पेशलाइज सिस्टम नहीं है एक्सक्रीशन करने का, है ना। तो प्रोड्यूसर है खुद के फूड के, ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट उनको चाहिए होती है उनकी अकॉर्डिंगली, उनकी देयर नीड के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पर जो उनकी तीन मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट होते हैं, तीन मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट होते हैं, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल फॉर अदर रिएक्शंस। जो ऑक्सीजन वगैरह निकलती हैं वो तो उसके अदर रिएक्शन में काम में आ जाती है कभी कभी। और वेस्ट जो होता है उसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत कम अमाउंट में उनकी वेस्ट प्रोडक्ट होती है एनिमल्स के कंपेरिजन में। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले अगर बाय प्रोडक्ट निकला है जनरेटेड, जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या निकलता है, ऑक्सीजन, आपको पता है। और रेस्पिरेशन में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एनवायरनमेंट में चला जाता है डिफ्यूजन के थ्रू, तो वो अपना एक तरीके से ये भी एक्सक्रीशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो वो एक्सक्रीशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एक्सक्रीशन किस किस चीज का करते हैं, ऑक्सीजन का करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं, दोनों का करते हैं इस तरीके से। फिर अगर मैं बात करूं वाटर वेपर, रेस्पिरेशन के दौरान थोड़ी सी वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, तो वो बेटा किसके थ्रू निकल जाती है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ट्रांसपिरेशन आपको पता है पत्तियों से, यहाँ लीफ से, ये अगर प्लांट है हमारा, तो पत्तियों के थ्रू वाटर जो इवेपोरेट हो जाता है वो आपका इवेपोरेशन में चला जाता है। ठीक है, अब आती है कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, तो वहां पर जो डेड परमानेंट टिश्यू होते हैं प्लांट के, जैसे कि ओल्ड लीव्स हो गई, पुरानी पत्तियां हो गई, ठीक है, ओल्ड लीव्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, उसके बाद फ्रूट्स के बाद बार्क हो गया, फ्रूट्स हो गए, बार्क, बार्क का मतलब होता है छाल, छाल हो गई, उनमें वो स्टोर कर लेते हैं उस ऑर्गेनिक वेस्ट को। बहुत सारी ऑर्गेनिक वेस्ट को प्लांट इनमें स्टोर कर लेते हैं, है ना। और थोड़े टाइम बाद ये पत्तियों को, फ्रूट्स को और बार्क को गिरा देते हैं, रिमूव कर ली जाते हैं, मतलब रिमूव कर ली जाती हैं अपने आप से। प्लांट इनको
ट्रीज इनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग हो जाते हैं। फिर एक्सेस सॉल्ट, कभी कभी एक्सेस सॉल्ट इनके पास होता है, तो उसका जो रिमूवल होता है वो भी इसके थ्रू होता है। एक प्रोसेस होता है गटेशन नाम का, वो सब आपको नहीं पढ़ना है फिलहाल अभी, तो उसके थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद सॉइल में भी कुछ वेस्ट वो अपने सीक्रेट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ी सी वेस्ट प्लांट सॉइल में भी सीक्रेट कर देते हैं। कुछ वेस्ट उनकी वुड में, लकड़ी में स्टोर हो जाती है, वुड में भी उनकी थोड़ी सी वेस्ट स्टोर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो अपनी वेस्ट वाटर में डायरेक्ट डिफ्यूज कर देते हैं, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट अपनी वाटर में डिफ्यूज कर देते हैं। फिर कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सिक्रेशन ऑफ जम, गम करते हैं, गम, गोंद, गोंद बन जाता है उनके स्टेम्स के ऊपर चारों तरफ। जो ओल्ड स्टेम्स होती है उनके उधर साइडों में गम निकलता है। गम का मतलब एक बीच में कहीं होल के थ्रू एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, गोंद जिसे कहते हैं ना, गोंद, प्लांट के गोंद हम खाते हैं, गोंद आता है प्लांट, वो गोंद होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेचुरल रबड़ का वो एक सोर्स होता है लेटेक्स, ठीक है। तो कुछ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हैं जिनको डायरेक्ट प्लांट को कर देते हैं, वो कुछ ऑयल्स हो जाते हैं उसमें, स्पेशल टिश्यू में उनके स्टोर हो जाते हैं, ये इनको अलग कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। तो उसमें आता है एक लेटेक्स, लेटेक्स का यूज किया जाता है रबड़ बनाने में, नेचुरल रबड़ बनाने में लेटेक्स, ठीक है। ये होता है, ये भी प्लांट की वेस्ट है। उसके बाद आता है गम, गम भी प्लांट का वेस्ट है, जो गोंद आप यूज करते हो खाने के लिए वो भी प्लांट का वेस्ट है। उसके बाद रेशन, ठीक है, रेशन भी प्लांट का वेस्ट है, रेशन भी स्टोर कर रेशन में भी एक तरीके से वेस्ट मटेरियल उनके स्टोर होते हैं, ठीक है। खाते हो ना किशमिश, वो भी। तो ये सारे के सारे आपके प्लांट के वेस्ट हैं, इनको हम खा सकते हैं, मतलब इनको खा लेते हैं, ये अच्छी होती है, प्लांट की वेस्ट तो होती है लेकिन ये प्रोडक्ट होते हैं उसके, तो उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है ऑर्गेनिक वेस्ट की, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हम खा भी सकते हैं, आपको पता है रेशन वगैरह तो खा ही लेते हैं। तो ये सारे के सारे प्लांट के वेस्ट होते हैं, ठीक है ना। बस ये था बेटा। कुछ उसके वैक्यूल में भी स्टोर हो जाते हैं प्लांट के, ठीक है बेटा। तो ये प्लांट की वेस्टेज थी। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया है बेटा, पानी आपने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है बेटा थोड़ा बहुत जो भी, कि आप लेट आए थे तो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है आपने नहीं? हाँ सर, स्कूल में पढ़ा है। ठीक है, चलो उसी में से बताने की कोशिश करना। पूछ रहा हूँ वन बाय वन क्वेश्चंस, ठीक है। पहले मैं ट्रांसपोर्टेशन से ही पूछता हूँ। रिदमिक एक्सपेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड, उस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को क्या कहते हैं? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को हार्ट की क्या कहा जाता है बेटा? बताओ जरा, कौन बताएगा? रेज योर हैंड, क्या कहा जाता है? फिर रिप्लाई कर दो, बोलो बेटा, नहीं बोलो। सर सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल डायस्टोल तो अलग अलग है बेटा, मैंने आपसे कहा, जैसे आपसे आपसे पूछा जाए केवल सिस्टोल क्या है, तब आप बताओगे आपका कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल क्या है तो आप बता दोगे एक्सपेंशन। लेकिन मैं आपसे कहा रिदमिक, यानी कि रिदम के साथ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन एक साथ हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हार्ट बीट। क्या बोलते हैं उसको? हार्ट बीट, ध्यान रखना, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं बेटा? हार्ट बीट बोलते हैं। डायरेक्ट आंसर करो बेटा, ठीक है, डायरेक्ट आंसर करो शुरू, उसको बोलते हैं हार्ट बीट। नेक्स्ट, फिश हार्ट पंप्स ओनली, फिश का जो हार्ट होता है वो पंप्स ओनली, केवल एक ही टाइप का ब्लड पंप करता है या फिर दोनों ब्लड पंप करता है? मतलब मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूँ। फिश हार्ट पंप्स ओनली,
वेनस फ्लड, वेनस ब्लड का मैं बता दे रहा हूँ, जो वेन्स में फ्लो होता है। उसके बाद है सेकंड नंबर पे आपका प्योर ब्लड, थर्ड नंबर पे है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और चौथा नंबर पे आपका नन ऑफ दीज। बताओ, फिर से बोल दे रहा हूँ, वेनस ब्लड, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नन ऑफ दीज। फिश की बात हो रही है यहाँ पर। फिश में रिप्लाई कर दो बेटा मुझे, फिश में कौन सा ब्लड फ्लो होता है? देखो ऑक्सीजनेटेड तो होगा नहीं बेटा, ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा। फिश का हार्ट जो पंप करता है ना, हार्ट पंप कर रहा है, आपसे कह रहे हैं हार्ट कैसे ब्लड पंप करता है। तो मैंने ध्यान हो आपको फिश वाला पढ़ाया था पूरा सिस्टम। उसमें क्या था, फिश के पास कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? आपको पता है 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है फिश के पास। तो फिश किस तरीके से वो करती है ब्लड सर्कुलेशन, देखो ये फिश का हार्ट है, ये इसमें आर्ट ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, ऊपर जाता है ब्लड और वो जाता है लंग्स में। ठीक है, लंग्स में जाता है, वो सॉरी गिल्स में जाता है, गिल्स में। उसके बाद गिल्स होते हैं ना, गिल्स में जाता है, गिल से वापस आता है, फिर आ जाता है आपके ऑर्गन्स में, फिर आ जाता है वापस से ऑरिकल में। इस तरीके से तो वो कह रहे हैं आपसे कि फिश का जो हार्ट है पंप करता है केवल और केवल, तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप वो करता है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को यहाँ पे हम कहेंगे वेनस ब्लड। वेनस ब्लड का मतलब क्या होता है, जो वेंट्रिकल से निकला हुआ ब्लड है उस वाले ब्लड को पंप कर देता है, यानी कि जो डीऑक्सीडेंट ब्लड ये लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? एक मिनट रुकना, वेनस ब्लड का मीनिंग कुछ और निकल के आ रहा है, एक मिनट रुकना। ठीक है, वेनस ब्लड को बेटा डीऑक्सीडेंटेड ब्लड कहते हैं, तो ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वेनस ब्लड। वेनस की स्पेलिंग होती है VENOUS, ये ध्यान रखना। वेनस ब्लड को ही यहाँ पर डीऑक्सीडेंटेड ब्लड कहते हैं, तो वेनस की स्पेलिंग होती है VENOUS, वेनस ब्लड। ठीक है, बताओ बेटा, विदुषी बताओ, वाई आर आरबीसीज आर रेड इन कलर? So because they contain oxygen. बेटा ऑक्सीजन से उनके रेड कलर का क्या मतलब? यस बेटा बोलो। सर क्योंकि उनपे हीमोग्लोबिन होता है इसलिए। हाँ, हीमोग्लोबिन कंटेन करती है वो, ह्यूमन ग्लोबिन आरबीसीज कंटेन, आप इसमें लिखोगे आरबीसीज कंटेन रेड पिगमेंट विच इज हीमोग्लोबिन, सो दैट्स व्हाई दे हैज रेड इन कलर। हाँ बेटा, एक डाउट था, वो क्या था आपका बताओ। सर जैसे आपने बताया कि जो फिशेस होती है उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो उनके ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। नहीं नहीं, मैं बेटा मैंने फिश ये बताया था आपको कि फिश, मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, फिश हार्ट पंप्स ओनली, जो उनका हार्ट पंप करता है वो कौन सा ब्लड होता है? वो डीऑक्सीनेटेड होता है। आपको मैंने वो तो डायग्राम तो बताया था ना, आप भूल गए? देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये हार्ट होता है, इसमें ऑरिकल होता है, ये वेंट्रिकल होता है। यहाँ से पंप कौन सा ब्लड होता है, तो यहाँ से पंप होके जाता है डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है गिल्स में। ठीक है, कहाँ जाता है? गिल्स में। और गिल्स में H2O, आपको पता है वो माउथ से वाटर लेती हैं, वाटर इनहेल करती हैं माउथ से, और गिल्स के थ्रू वो वाटर को निकाल देती हैं। तो गिल्स के अंदर ही एक सीलिया नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं, पतले पतले, वो सीलिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनके साथ में फिलामेंट होते हैं, फिलामेंट के साथ सीलिया जुड़े हुए होते हैं।
तो यहाँ पर करंट जनरेट होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान करो, रेस्पिरेशन में उस करंट की वजह से H2O जो होता है वो ब्रेक हो जाता है और ऑक्सीजन मिल जाती है। उस ऑक्सीजन को यहाँ वाटर में डिसॉल्व करते हैं ये और वापस से वाटर को भेज देते हैं। तो प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है इवन। वाटर में कह रहा हूँ, ब्लड में डिसॉल्व करते हैं और ब्लड को यहाँ से वापस भेज देते हैं। और वाटर में जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है वो मिल जाती है और वाटर बाहर चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलके। तो इस तरीके से ये सांस लेते हैं बेटा। फिर ये ऑर्गन्स में आ जाएगा ब्लड प्योर वाला, मतलब ऑक्सीडेटेड ब्लड। फिर से यहाँ से ऑर्गन से जाएगा डीऑक्सीडेटेड तो ऑरिकल में जाएगा। तो ये प्रोसीजर मैंने समझाया था। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, फिश हार्ट पंप्स ओनली, फिश का जो हार्ट होता है वो कौन सा ब्लड पंप करता है? केवल, तो वो केवल और केवल डीऑक्सीडेटेड ब्लड वो करता है, पंप करता है। हमारे हार्ट दोनों तरीके के ब्लड पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीनेटेड भी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो भेज देता है ऑर्गन्स में और डीऑक्सीनेटेड ब्लड भेज देता है वो लंग्स में, ये आपको पता है। ठीक है बेटा। यस सर। एक मिनट, और क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा मैं। Which of the following vessels pours deoxygenated blood into right atrium? राइट एट्रियम में कौन सी वेसल ब्लड लेके जाती है बेटा डीऑक्सीजेनेटेड? बोलो फटाफट से। राइट एट्रियम में कौन सी वेसल ब्लड लेके जाती है? बोलो बेटा। बोलो बेटा। सब वेना कावा। हाँ, वेना कावा। राइट एट्रियम में कौन सी ब्लड लेके जाती है? वेना कावा, ये आपको पता है। ठीक है। वेना कावा में आप मुझे बताओ कि ऊपर जो हमारा चेस्ट कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी कह रहा हूँ, मतलब जो आपकी नोज और ये माउथ, हेड वगैरह होता है, आईज वगैरह होती है, इनसे कौन ब्लड लेके आता है? वेना कावा का कौन सा पार्ट? सुपीरियर है, इंफीरियर? सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा नीचे के साइड से ब्लड लेके आती है और इंफीरियर वेना कावा अपर साइड से, यानी कि जो नेक और ये हमारा माउथ और आईज वगैरह है, यहाँ से नोज वगैरह से ब्लड लेके आती है। रेज योर हैंड, कौन पूरे पाथ को एक्सप्लेन करेगा ब्लड के? रेज योर हैंड, कौन पूरे पाथ को एक्सप्लेन कर देगा ब्लड के? ह्यूमन उसमें मणि ने सबसे पहले हैंड रेज किया है बेटा, बोलो। सर पहले हमारी जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, हम्म, फिर लंग्स में ऑक्सीजन आ जाती है, लंग्स से ऑक्सीजन जाती है लेफ्ट एट्रियम में बाय द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी और वेन सिर्फ एक ऐसी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है बेटा, है ना? ऑक्सीजन नहीं जाती सर है, मैं आप बोल बताने रहे हो वाली ऑक्सीजन, हाँ कोई बात नहीं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, आप बोल रहे हो ऑक्सीजन जाती है। सर हाँ कोई बात नहीं, ऑक्सीजन आराम से बोलो, हाँ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी वेन के थ्रू, और हम्म, पल्मोनरी वेन सिर्फ एक ऐसी अकेली वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, बाकी सारी वेन्स डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम ब्लड को पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में, एओर्टा ट्राई टू जो मेन आंसर इन आर्टरी है, इंग्लिश। इंग्लिश में बोलने का ट्राई करो बेटा आंसर को ना। लेफ्ट वेंट्र by the left ventricle the blood pumps to the whole body organs by the main artery aorta. It is the oxygenated blood. Uh, the body parts, in body parts the transportation occurs, and the blood becomes deoxygenated, and from the body parts the blood, deoxygenated blood goes to right atrium by the vena cava, and the organs which are below the thoracic cavity are, the blood is taken by the superior vena cava, and
The blood from the above the thoracic cavity is taken from by the inferior vena cava. The right atrium pumps the blood to the right ventricle, and then the right ventricle uh, pumps the blood to the lungs by the pulmonary artery, and pulmonary arteries is the only artery that carries deoxygenated blood. Then our lungs exhale it. This is all process of हाँ बेटा ठीक है, transportation. ठीक है, ठीक है, आपने इसको एक्सप्लेन किया, अच्छा किया। एक बात ध्यान रखना, थोड़ा सा लैंग्वेज आप पढ़ो, क्योंकि आप ना जब वहां पे बैठे होगे तो आपके माइंड में वर्ड्स आने चाहिए, आपके माइंड में लैंग्वेज आनी चाहिए, तो उसके लिए आपको नोट्स पढ़ने हैं। मतलब जैसे आप जहाँ जहाँ यूज कर रहे हो ना, जैसे इट, तो वहां पे कैरी यूज करोगे, इट कैरी। जैसे आपने बोला ना वेना कावा, तो इट कैरी डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स टू द right atrium, and then right atrium contract and pushes the blood into right ventricle. Okay, and then right ventricle contract. After it, blood deoxygenated blood goes to pulmonary artery, goes through the pulmonary artery to the lungs। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा बोल देना, और बार बार दी का यूज नहीं करना है बेटा। दा का तो यूज आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, कि जो चीज आप एक बार एक्सप्लेन कर चुके हो ना, उसके बाद उसके यूज नहीं करते हैं, केवल फर्स्ट टाइम उसको यूज करने के लिए दा का मोस्टली यूज करते हैं ना। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। और लैंग्वेज पढ़ोगे आप तो और अच्छे से इसको आंसर कर पाओगे। ठीक है, लॉन्ग आंसर जो पीवाईक्यूज वगैरह हैं उनकी आप हेल्प से इसके आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दो अभी से। लाइव प्रोसेस के आंसर्स आप लोग लिखना स्टार्ट कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ा चैप्टर 14 मार्क्स का, मतलब 13 to 14 मार्क्स का लाइव प्रोसेस आता है। अगर आपका 29 मार्क्स की बायो आती है तो उसमें 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 13 मार्क्स तक का लाइव प्रोसेस मिलता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे मिलता है आपको हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन। वो भी आपके हफली में नहीं आ रहा है, बट वो मिलता है। उसके भी अराउंड 9 मार्क्स होते हैं। तो 22 मार्क्स के दोनों चैप्टर आ जाते हैं इस तरीके से कंप्लीट। उसके बाद आपका दो चैप्टर रह जाते हैं, एक तो रह जाता है आपका आवर एनवायरनमेंट, और लास्ट में रह जाता है आपका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। और वो आपका एक और है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, देखो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का आता है। तो अगर ये मान लो कि हमारे ये वाला चैप्टर 11 मार्क्स का आया है लाइफ प्रोसेस, तो 7-8 मार्क्स का आ गया आपका वो वाला। 19 मार्क्स मान लो दोनों के आप, ठीक है, 19 मार्क्स मान लो, 19 मार्क्स के आते हैं वो दोनों चैप्टर, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और ये वाला। उसके बाद 3 मार्क्स का आप मान लो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, 2 से 3 मार्क्स का। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कभी सीबीएसई ने अपनी तरफ से फिक्स नहीं कर रखा है, बट आप एक जनरल आइडिया ले लो कि इस तरीके से आते हैं। 2-3 मार्क्स का हो गया कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मैंने बता दिया आपको। देन आता है आर एनवायरमेंट और हेरिडिटी। तो हेरिडिटी से क्वेश्चन आता है बेटा, एक 3 नंबर में, एक 2 नंबर, मतलब अराउंड 4 से 5 नंबर का हेरिडिटी और 4 से 5 नंबर का ही बेटा आवर एनवायरमेंट। ये फिक्स है। इवन आवर एनवायरमेंट का तो बिल्कुल ही फिक्स है, 5 मार्क्स का आना ही आना है। ठीक है ना, इस तरीके से पूरा रहता है। फिलहाल सबसे ज्यादा वेटेज इसका लाइफ प्रोसेस का, सेकंड नंबर पे वेटेज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। इसमें हार्ट का डायग्राम देखो, डायग्राम जो इम्पोर्टेंट है, हालांकि कभी पूछे नहीं जाते हैं, बट फिर भी वही है ना, आपको तो अपनी प्रिपरेशन पूरी करके चलनी है। तो एक हार्ट का डायग्राम, एक आपका एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम, एक आपका उसका क्या कहते हैं रेस्पिरेशन का, लंग्स का डायग्राम। ठीक है, 3 डायग्राम ये हो गए। और एक नेफ्रॉन का डायग्राम, ये 4 डायग्राम आपको आने चाहिए। ठीक है, किडनी वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम भी बना सकते हो। 4 से 5 डायग्राम ये होते हैं जो आपसे कहे जाते हैं। 2 डायग्राम और है, वो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में है। ठीक है, वो बात की बात है। 2 से 4 डायग्राम उसमें भी है। तो अराउंड ये 7-8 डायग्राम्स आपको अच्छे से बनाने आने चाहिए। अगर इनका एक्सप्लेनेशन आता है और आप डायग्राम बना के आ जाते हो, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक है ना, डायग्राम आप बना के हल्की सी उसमें शेडिंग कर दो पेंसिल से, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपने चाहे लिखा कम हो लेकिन डायग्राम बना हुआ हो। इवन जब जो चीज पूछी जा रही है, देखो अगर आपसे 4 फंक्शन पूछे जा रहे हैं, तो आपको 4 फंक्शन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, डायग्राम उसके साथ बना दोगे तो वो और अच्छी बात है। ठीक है, अब बेटा देखो नेक्स्ट है, वाटर एंटर्स द रूट हेयर सेल्स फ्रॉम सॉइल ड्यू टू। तान्या बताएंगी इसको। वाटर एंटर्स द रूट हेयर सेल्स फ्रॉम सॉइल ड्यू टू, सॉइल से रूट हेयर सेल्स में वो करते हैं।
तो किसकी वजह से? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एसेंट ऑफ सैप, नन ऑफ दीज। तीन ही ऑप्शन दे रहा हूँ, चलो मैं आपको, एसेंट ऑफ सैप, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या नन ऑफ दीज। बताओ बेटा। सर एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप आपको ध्यान रखना है केवल और केवल, चलो एक मिनट रुको, मैं विदुषी से और पूछ लूँ, एड्रेस हुआ है बेटा, बताओ। सर सेम आंसर, एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप बेटा जो होता है, मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं। मैंने आपको ये बताया था, जब रूट के थ्रू ट्रांसफर होता है, मतलब ये सॉइल के थ्रू रूट हेयर्स में जाता है ना, जैसे ये आपकी सॉइल और यहाँ से रूट हेयर तक पहुंचता है, तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर लेटरल ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और लेटरल ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। एसेंट ऑफ सैप केवल और केवल पानी को ऊपर चढ़ना है। ठीक है, वाटर का अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट ही आपका एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर लेटरल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसको आप एसेंट ऑफ सैप नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना। सर ठीक है बेटा। ऑस्मोसिस के थ्रू भी तो जा सकता है। हाँ नहीं, ऑस्मोसिस का थ्रू जाता है, लेकिन उस, वो कह रहे हैं आपसे कि उस प्रोसेस को, वो कह रहे हैं आपसे वाटर एंटर्स द रूट हेयर सेल्स फ्रॉम सॉइल ड्यू टू, मतलब किसकी वजह से, तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अगर आपको यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट लगाओगे बेटा। ठीक है, आप एसेंट ऑफ सैप नहीं लगाओगे। ऑस्मोसिस का प्रोसेस इसी में इन्वॉल्व रहता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस में ही ऑस्मोसिस इन्वॉल्व रहता है। ठीक है बेटा। यस सर। वाणी बताएंगी, नेफ्रॉन्स पोर देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन, फिर से सुन लेना, नेफ्रॉन्स पोर, पोर POUR, पोर देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, किडनीज या यूरेटर्स। अगेन आई रिपीट, नेफ्रॉन्स पोर देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन, नेफ्रॉन्स अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को कहाँ पोर करते हैं? सर किडनी। नहीं बेटा, पोर ये पूछ रहे हैं, नेफ्रॉन्स पोर देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, पोर का मतलब है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को नेफ्रॉन कहाँ पे एक तरीके से छान देते हैं, तो कहाँ पे छानते हैं बताओ बेटा, बोलो मणि। सर Sir, collecting duct. कलेक्टिंग डक्ट, हाँ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, वो उसका आंसर होगा किडनी में बेटा नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो कह रहे हैं आपसे नेफ्रॉन्स पोर कहाँ कर लेते हैं, एक तरीके से रिलीज कहाँ कर देते हैं अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स।